स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले दोस्तों, आप सभी का जो 27 मार्च को विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज की इस वीडियो में टोटल हम लोग दोस्तों टोटल की बात करें तो 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों विज्ञान के साइंस के पेपर में दोस्तों 27 मार्च को डायरेक्ट दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और आज का ये वीडियो दोस्तों आपके 27 मार्च के विज्ञान के पेपर के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो चैनल पे दोस्तों पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कहता है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, ठीक है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है क्या पता सर कि जितना आपतन कोण का मान होता है दोस्तों उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है, ठीक है। यानी कि आपतन कोण है 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो चलिए थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन इसका हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे समझना। क्या बोलता है कि यहाँ पर देखिए क्या किसका दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगा। देखिए दोस्तों ये मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये दोस्तों आपका मुख्य अक्ष है और ये आपका दो समांतर जाएगा दोस्तों, ये कहाँ गुजरता है, तो ये फोकस से गुजरता है, ठीक है, फोकस से गुजरता है, ठीक है। इधर से भी जाए तो ये फोकस से पार होगा, इधर से भी आएगा तो ये फोकस से ही पार होगा, यानी कि कहाँ से पार होगा, फोकस से। सर जी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है दोस्तों यदि वक्रता त्रिज्या का जो मान है ये 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी का मान क्या होगा। अगर दोस्तों आपको ये वाला प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके लिए दोस्तों आपको एक सबसे पहले फॉर्मूला का ज्ञात होना जरूरी है। कौन सी फॉर्मूला सर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है कि एफ बराबर होता है दोस्तों r/2, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध क्या होता है, तो लिख दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा तो ए बराबर r/2, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एफ निकालना है, आर कितना है जी 54 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 54 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 27 बार में। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किए दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर का था अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए जिससे उसका समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण के सामने, फिर से इसका समझ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन से। इमेज फॉर्मेशन समझना आसान होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों रटने का प्रयास ना करें, ठीक है, समझ के जाइएगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल कहां पर रखने से उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये दोस्तों एक मुख्य अक्ष है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। अगर दोस्तों आप वक्रता केंद्र यानी कि त्रिज्या पर दोस्तों वक्रता केंद्र पर आप, ठीक है, यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो ये दोस्तों सबसे पहले गुजरेगा, ठीक है। गुजरने के बाद समांतर गुजरता तो फोकस होकर गुजरता है, आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पर आपको चल गया। अब नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट ये कैसे जाएगा, तो एक दोस्तों आपका सीधा ये फोकस से जाएगा, ठीक है, तो इसका समांतर जाकर गुजरेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर समांतर आके यहाँ पर टच होगा, ठीक है, मान के चलिए यहीं पर कहीं टच होगा तो यहाँ पर कहाँ बना, इसका समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा ऊपर है उतना ही बड़ा नीचे बनेगा और उल्टा बनता है, तो कहाँ रखे हम लोग, तो वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर रखा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है प्रश्न, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो डरने का कोई जरूरत की बात ही नहीं है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है। क्या गाड़ी के साइड मिरर में, नहीं सर जी, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, हेडलाइट मिरर में, ठीक है, आगे वाला में, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर का तो दोस्तों प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर, ठीक है, अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है, तो आपको बताना है। तो चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं कौन सी घटना है दोस्तों। जब यहाँ पर क्या प्रकाश की किरण माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर मुख्य पथ से विचलित हो जा रहा, हट जा रहा, तो ये कौन सी घटना के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। आपका होता कौन सी घटना, सर जी कहाँ दिखा, प्रकाश का परिवर्तन, नहीं, प्रकाश का परिवर्तन, जी हाँ, प्रकाश का परिवर्तन के कारण ही क्या होता है,
तो जो समानता यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आने पर जो पथ है ये विचलित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? कि किस में दोस्तों पदार्थ का चार्ज सबसे अधिक होगा? पदार्थ का प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक होगा। बर्फ में, क्या केरोसिन में, क्या वायु में, क्या हीरा में? तो हीरा में तो सबसे कम होगा, केरोसिन, फिर उसका बाद दोस्तों केरोसिन में, उसके बाद बर्फ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। यहाँ पर वायु में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है नीचे कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। और जिसका सही कमेंट आता है दोस्तों मैं उसको लाइक करूंगा और आपको जो है दिल भी दे दूंगा। ठीक है, तो 7 का कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश का चाल कितना होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है। ये रहा उत्तल दर्पण, इमेज फॉर्मेशन से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका ये रहा, क्या रहा, F1 रहा, ये आपका, ठीक है, ये आपका 2F1 रहा। अगर सो F1, ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच यहाँ पर अगर वस्तु को रखेगा दोस्तों तो इसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, चलिए 9 नंबर की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर का, था दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचा एक वृत्त यहाँ पर वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिसे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो उस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? जितना गुना प्रतिबिंब बनाएगा उस वही इसका आवर्धन कहलाता है। ठीक है, कितना गुना बना रहा है सर जी? 3 गुना बना रहा है, यानी कि आवर्धन 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अभी 11 नंबर की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, कहता है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो कहां पर आप किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, देख कैसे पाते उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आपके जो रेटिना है दोस्तों, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, उसी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है और मानव नेत्र का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, यह सभी ज्ञात होना जरूरी है। तो मानव नेत्र का प्रकृति का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। और ये किस लेंस के समान होता है? क्या उत्तल या अवतल? तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछे तो नीचे कमेंट करना अनिवार्य है। ठीक है, 12 नंबर, निकट दृष्टि दोष को दूर किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? निकट, जब भी निकट बोले मारिएगा अवतल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल दर्पण के द्वारा दूर कर सकते हैं। जब भी दूर दृष्टि बोले तो इसका हो जाएगा उत्तल। एक ट्रिक यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसका था निकट। ठीक है, के गो अक्षर दिख रहा है? 1 गो, 2 गो, 3 गो। यहाँ पर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो अक्षर है। ठीक है, ये जब 3 रहेगा दोस्तों तो ये 4 रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 गो, 2 गो अक्षर है, 1 गो, 2 गो, 3 गो अक्षर है, यानी कि ये 2 है तो इसका अक्षर 3 गो है। ये दोस्तों 3 अक्षर है, ये 4 अक्षर का। तो यहाँ पर समझ के याद रखिएगा कि दूर वाला उत्तल होगा, यानी छोटका का छोटका होगा, बड़का का बड़का होगा। इस तरह से ऑप्शन बी राइट वाला होगा। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर कहता है समान नेत्र का दूरबिंदु क्या होगा? तो ये तो कोई पूछने की बात है सर? जी हाँ, पूछने की बात है। 1 नंबर कैसे पक्का कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर दूरबिंदु बोला, दूरबिंदु दोस्तों अनंत होता है, निकट बिंदु होता है 225 होता है, आपको पता है। अब कहता है 14 नंबर, दिए गए किस जैव प्रक्रमण से हमें ऊर्जा मिलती है? हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? श्वसन ही एक ऐसा मात्र है दोस्तों जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर का प्रश्न आ गया आपके दुकानदार से रिलेटेड, जैसे कि आप दैनिक जीवन में खाते होंगे भी। ठीक है, चलिए क्या चिप्स खाते हैं? जी हाँ सर जी। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? जो चिप्स बाजार से खरीद कर आते हैं दोस्तों, लेज रहे, कुरकुरे रहे या टेढ़े मेढ़े रहे, कुछ भी रहे, तो आप जानते हैं कि उसमें पहले से हवा मौजूद रहती है। तो कहते हैं कि दुकानदार सिर्फ इसी में हवा भर के देता है कि इसमें ज़्यादा है। तो दोस्तों हवा नहीं है, बल्कि जो आपके वस्तु है, ठीक है, जो आपके चिप्स हैं, जो आपके कुरकुरे हैं, इसको कुरकुरापन बनाने के लिए, इसको विकृत गंधता से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए इसमें पहले से नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इसमें दोस्तों ऑक्सीजन गैस मौजूद होता तो जो आपका कुरकुरापन है ना, ये पूरा गीला हो जाता और गीला होने के साथ साथ ये पूरा गंध मारता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस पहले से मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी। 16 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कहता है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया?
जंग था? जी हाँ दोस्तों, पहले एफी था। एफी में दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्साइड का परत चढ़ गया, जिसमें जिसके कारण जंग लगे, और जंग लगना दोस्तों ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जुड़ रहा है, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, आपको बताना है। ZNO, ये सी था अलग में, अभिक्रिया करके ZN बना दिया, जिसके साथ O था ये हट गया और C के साथ O जुड़ गया। उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, सर जी देखिएगा ना, सी यहाँ पर अकेला था, ये बहुत सियाना था, और जेड के साथ ZN के साथ O था, इसको हटा के सर जी और सी अपना साथ में जोड़ लिया, यानी कि सी यहाँ पर उपचयन और सी धनी बन गया, धनी बन गया, धनी बन रहा है सर जी, यानी कि ऑक्सीजन अपने में जुड़ा रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब 18 नंबर के दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, कहता है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं सब्जेक्टिव का दोस्तों आपका ऐसा तैयारी कराने वाला हूं, जिस प्रकार से मैथ का तैयारी कराया था ना सब्जेक्टिव का, जिस प्रकार से दोस्तों एक माध्य का आपका जो वीडियो बनाया था अलग से, ठीक है, प्रश्न 19 नंबर में, जो मैं कहा था कि ये प्रश्न आपको 19 नंबर में मिलेगा देखने को, और मिला था। जो वीडियो ये 19 नंबर का देख के गया था दोस्तों, ज्यादा मिनट का वीडियो भी नहीं था, सिर्फ एक प्रश्न था, 3 नंबर का वीडियो, 3 मिनट का था, ठीक है, और 3 मिनट में दोस्तों बताइए आपको 5 नंबर पक्का किए, और उस वीडियो पे दोस्तों कम से कम व्यूज कितना है पता है, 15 के दोस्तों 15 के व्यूज है, ठीक है, यानी 15,000 बच्चा ये प्रश्न में दोस्तों 5 नंबर पक्का करके आया है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो साइंस है ना, इसमें भी जो 5-5 नंबर का जो प्रश्न है ना, मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो प्रश्न है 100% वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में। इसलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों जीवन में आपको याद रहे कि एक जीके टॉप मास्टर्स चैनल था। और दोस्तों मेरा फेस कौन कौन देखना चाहते हैं, ठीक है, ये दोस्तों कॉमन बात है, आज तक कभी कमेंट नहीं किया कि दोस्तों मेरा फेस कौन कौन देखना चाहते हैं। आपको क्या यकीन नहीं होता कि सर कैसा दिखते हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सर फेस अपना रिवील कीजिए, तो मैं दोस्तों फेस रिवील करूंगा, तो एक बार बताइए कि फेस आपका दिखना है कि नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समीकरण संतुलित करने वाला देखिएगा, एजी यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एजी एक है, एन एक है, यहाँ पर भी एन एक है, O3 है, यहाँ पर भी O3 है, ठीक है, यहाँ पर Na एक है, यहाँ पर भी Na एक है, यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर भी Cl एक है। संतुलित क्या, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना हम किसी वस्तु का, ना ही हम किसी उत्पाद का उत्पाद कर सकते, नहीं हम किसी भी समीकरण को उत्पाद कर सकते हैं, या भी पदार्थ को उत्पाद कर सकते हैं या विनाश कर सकते हैं। जो सत्य है वो सत्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब 19 नंबर क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखना है जरूरी, कि लोह चूर्ण पर तनु अम्ल डालने से क्या होता है। तो जब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या पता है, क्या मान पूछा है दोस्तों, कि लोह चूर्ण पर, ठीक है, जब आप दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है कि लोह चूर्ण पर, जब आप लोह चूर्ण किसको कहते हैं, Fe पर हाइड्रोरिक अम्ल HCl को डालेगा तो ये क्या होगा, तो Fe दोस्तों ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो FeCl2 बना देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनाता है, जिसको फेरक क्लोराइड भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है तो ऑप्शन को हम लोग एक को राइट करेंगे। अब नेक्स्ट है 20 नंबर, क्या कहता है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। रंगीय कौन, रंग कौन बदलता है, क्या लौंग, क्या वेनिला, क्या प्याज। सर लौंग, वेनिला, प्याज ये रंगीय नहीं बल्कि गंधीय सूचक है सर, रंगीय सूचक होगा, ऑप्शन बी लिटमस राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 21 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस प्रकार का लवण का प्रयोग करता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर दोस्तों CaOSO4 हाफ H2O, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं कैल्शियम हेमी ऑक्साइड, ठीक है। कहने का मतलब क्या सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आता है दोस्तों, तो घर से बहुत लात जूता सुनने को मिलता है। अगर इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है जाकि आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पढ़ने में, बोर्ड एग्जाम में सोल्व करने में प्रश्नों को सहायता मिले। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4.5H2O, जिसके लिए डॉक्टर जो है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है हड्डियों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, अब यही 22 नंबर का प्रश्न कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, मैं आपको ऊपर में लिख दिया हूं, और इसका दोस्तों 22 नंबर का आंसर नीचे कमेंट में आना चाहिए, नेम के साथ आना चाहिए, कि मैं भी जानूं कि आपका क्या नाम है, रोहित है, मोहित है, क्या नाम है, ठीक है, सोनी मोनी क्या नाम है, नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे पता चले कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और लिख के अगर दोस्तों यानी कि देख चोरी करके दोस्तों चोरी नहीं कर पाते तो क्या कीजिएगा नीचे कमेंट। 23 नंबर बढ़ते हैं,
क्या कहता है? 23 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी भी क्रिया हो रही है? जैसे दिए गए रासायनिक समीकरण कौन, देखिए 2H2 है और O2 अलग था, 2H2 है और O2 अलग था, ये जोड़ के दोस्तों 2 यहाँ पर H2O का निर्माण कर दिया। क्या हो रहा है? ये संयोजन हो रहा है सर जी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। 24 नंबर का था कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल दोस्तों कोई भी, नींबू, संतरा, अंतरा कुछ भी हो, इसमें सैट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है, सैट्रिक अम्ल, सिट्रिक, ठीक है, ऑप्शन बी है। चलिए अब यही 25 नंबर का आता है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने में पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन को क्या कहते हैं? इस विलियन को दोस्तों HCl कहते हैं, ठीक है, HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ सर जी? 25 हो गया, 26 की ओर, ठीक है। चलिए तो 226 कहता है कि कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान पूछा है संभवतः। पीएच मान किसका? जो नीला को लाल कौन करता है? सर जी अम्ल। अम्ल का पीएच मान क्या हो सकता है? 7 से कम हो सकता है, और क्षार का 7 से ज्यादा, यानी कि ज्यादा हो सकता है। तो जो क्षार होता है दोस्तों ये क्या करता है? जो यहाँ पर क्या होता है, नीले को ये लाल करता है कौन? अम्ल करता है, और लाल को दोस्तों नीला करता है क्षार। लेकिन नीले को लाल कर रहा है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। क्या 11 7 से कम है? नहीं। 8 है? नहीं। 7 है? नहीं। जब 7 है दोस्तों ये उदासीन होता है, ये ना ही अम्ल में आता है ना ही क्षार में आता है, ये उदासीन अभिक्रिया होता है, जैसे कि जल। इसका ऑप्शन जगह सी इसका, यानी कि 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। अमीबा। 27 का था दोस्तों, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? किस अंग में भोजन का पाचन करता है? क्या मुंह? नहीं। केंद्रक? नहीं। कुटपाद? नहीं। और यही कहेंगे कि सर यही तो होता है। देखिए दोस्तों, अगर ग्रहण की बात आता भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है तो कुतपाद होता था इसका, लेकिन पाचन कहां पर, कौन अंग में पाचन करता? तो खाद्य रेतिका में पाचन करता, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से 28 नंबर कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो पाचन अभिक्रिया अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो पित्त दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है। यही एंजाइम का बात है तो इसका पेप्सिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पूछा है पाचन कौन करता है, तो पेट करता है, ठीक है, पित्त, यानी ऑप्शन डी। अब 29 नंबर का था, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण? प्राणी संभोजी पोषण दोस्तों अमीबा में होता है। सिंपल सी बात है, अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है, ठीक है। 30 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में दोस्तों कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, और मछली में दोस्तों पूछता, मछली में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है? मानव से 2 कम, यानी कि 2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी ऑप्शन डी 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 31 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? जो पीत है दोस्तों, पीत का 2 कार्य भी हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो पित्त दोस्तों ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो उत्सर्जन तंत्र की दोस्तों क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है विक्राणु होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आपका दोस्तों सब्जेक्टिव का दोस्तों धाकर तैयारी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन कार्य, ठीक है, बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा नहीं हो सकता? देखिए, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी गति से सहायक होता है, और बिल्कुल ये बात है सत्य। नेक्स्ट बात है कि यह, ठीक है, पौधे में ताप का नियमन रखता है, ये भी है, बिल्कुल है सत्य। यह जल में जाइलम की गति के लिए प्रेरक बल देता है, ये भी है सत्य। और यह भोजन का संवहन करता है, और यह है असत्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला? ऑप्शन हो जाएगा डी वाला राइट आंसर वाला, ठीक है।